अरे बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला। अभी तुझे अपनी ननंद के घर झाड़ू पोछा करने भी जाना है। उसकी नौकरानी छुट्टी पर है। अलका जी अपनी बहू प्रज्ञा से कहती। इतना सुन प्रज्ञा गुस्से में कहती, सासू माँ, मैं आपकी बेटी की नौकरानी नहीं जो उनके घर जाकर झाड़ू पोछा करूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जवान चराएगी। कहते हुए अलका जी अपनी बहू पर हाथ उठाने वाली थी कि तभी प्रज्ञा हाथ पकड़ते हुए कहती, सासू माँ, अपने हाथ पैरों का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। यदि बुढ़ापे में टूट गए तो जुड़ने में परेशानी होगी। कहते हुए प्रज्ञा हाथ छोड़ती और बर्तन धोने रखती। प्रज्ञा का यह रूप देख अलका जी डर जाती और वहाँ से अपने कमरे में आती तो उनकी बेटी नैन्सी का फ़ोन आता। माँ, ये भाभी कहाँ मर गई, अभी तक आई क्यों नहीं? पूरा घर अस्त व्यस्त फैला है, जूठे बर्तन सिंक में हैं और खाना भी नहीं बना। भाभी से कहिए जल्दी से घर आए। मेरा बेटा छोटा है, मैं उसे संभालूं या घर के काम करूं। तब अलका जी कहती, बेटी तू अपना काम खुद कर। तेरी भाभी में तो कारिमाँ आ गई हैं। आज उस गाय सी रहने वाली बहू ने मेरा हाथ पकड़ा। यदि मैं कुछ और बोली तो अनर्थ हो जाएगा। क्या कह रही हैं माँ आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप रुकिए, मैं अभी भैया को फ़ोन करती हूँ और भाभी की अगर ठिकाने लाती हूँ। नैन्सी अपने भाई विनोद को फ़ोन करती तो विनोद गुस्से में दुकान से घर आता और चिल्लाते हुए प्रज्ञा को बुलाता। प्रज्ञा, प्रज्ञा, कहाँ हो तुम? विनोद चिल्लाता। प्रज्ञा वहाँ आते हुए कहती, क्या हुआ जी, इतना गला क्यों फाड़ रहे हैं? मैं बैरी नहीं हुई, मुझे सुनाई देता है। तब विनोद कहता, सुनाई देता है तो तुम नैन्सी के घर क्यों नहीं गई? उसे हमारी ज़रूरत है। यदि तुम उसके घर जाकर 2-4 काम कर दोगी तो नौकरानी नहीं बन जाओगी। तब प्रज्ञा ने कहा, मैंने मुफ्त में सेवा देना छोड़ दिया है। दीदी का जब बड़ा बेटा हुआ था तो मैंने एक पैर पर खड़े होकर उनके पूरे घर का काम किया और साथ में अपनी 1 साल की बेटी को भी संभाला। पर अब जब दीदी का दूसरा बेटा हुआ है तो दीदी को खुद मैनेज करना चाहिए। मैं कुछ नहीं करूँगी। तब विनोद कहता, आखिर क्यों? तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गईं? तुम तो हर किसी के मुश्किल वक्त में काम आती थी, तो आज अपनी ननद और सास की क्यों नहीं सुनती? मैं बदली नहीं हूँ जी, मुझे बदलने में मजबूर किया है। और मैं क्यों दीदी के मुश्किल वक्त में काम आऊँ जब दीदी मेरे मुश्किल वक्त में काम नहीं आई थी। मैं नहीं भूली वह दिन जब मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरे पैर में चोट आई थी। मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा था। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे थे, पर तुम्हारी माँ और बहन के मैंने कितने हाथ पैर जोड़े थे। कहा था कि आप घूमने मत जाइए, मेरे पैर में चोट आई है, मैं अकेले घर कैसे संभालूंगी। आप भी शहर से बाहर गए थे, पर आपकी माँ कहती, ऐसे कैसे ना जाऊं, बड़े दिनों में तो कहीं घूमने का प्रोग्राम बना है और तेरी वजह से कैंसिल कर दूं। कभी नहीं। और तभी दीदी कहती, अरे माँ, भाभी को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है, वही तो नाटक कर रहे हैं। हम दोनों घूमने जा रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए ये सब नाटक चल रहा है। ये तो बिगन डालने का काम कर रही हैं, इन्हें छोड़ो, हम तो अपने चलने की तैयारी करते हैं। तब मैंने कहा, मेरे बारे में नहीं तो अपने नाती नातिन की चिंता कीजिए। बच्चे सुबह से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, वह भूख से रो रहे हैं। आप कम से कम उन्हें खाना बनाकर तो खिला दो। दादी हैं आप उनकी, तो हम क्या करें भाभी इसमें, जब उनकी माँ को ही नहीं पड़ी है, उनकी चिंता नहीं है। आप तो थोड़ी सी मोच को लेकर बैठ गईं। अरे उठिए और अपने बच्चों के लिए खाना बनाइए और साथ में हमारे लिए भी
खाना तो सुबह से हमने भी नहीं खाया। मुझे तो ये समझ नहीं आता माँ सुबह से भाभी को छत पर क्या काम था कि गई थी। ना भाभी छत पर जाती और ना पैर फिसलता। कुछ तो शर्म कीजिए दीदी, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे अपना पैर तोड़ने का शौक तो नहीं था। आप तो बच्चों की बुआ हैं, आप तो बच्चों के लिए सोचिए। माँ भाभी का नाटक तो चलता रहेगा, आपकी बहन कहती, और इसी तरह हमारा समय बर्बाद करेगी। 2 घंटे बाद ट्रेन है हमारी और मुझे मार्केट भी जाना है। ड्रेस के मैचिंग के इयररिंग नहीं है मेरे पास। चलिए पहले उसे खरीदते हैं और वहीं से कुछ खाकर आ जाएंगे। भाभी तो आज खाना खिलाएंगी ही नहीं, छवि कह रही थी। तभी मैं कहती थी बाहर जाकर खा रही हैं तो बच्चों के लिए 2 समोसे पैक करा लाना, उनकी भूख शांत हो जाएगी। तब आपकी माँ चिल्लाते हुए कहती, बहू बहुत देर से तेरा नाटक देख रही हूँ, तुझे इतनी चोट भी नहीं आई कि तू उठकर खड़ी ना हो सके। सुन रे बहू, तेरे हाथ टूटे या पैर, घर के सारे काम तुझे ही करने होंगे। अब जा जाकर खाना बना अपने बच्चों के लिए, वरना भूखा मरने दे। पैसे कोई पेड़ पर नहीं होते हैं जो हम इन पर खर्च करें। बरबर करते हुए दोनों माँ बेटी चली जाती। अब आप ही बताइए मैंने क्या गलत कहा? जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी तो क्या माँ जी और दीदी का फर्ज नहीं बनता था कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, मुझे आराम करने दें? पर जैसे ही मैं गिरी तो आपकी माँ कहती, आ गया एक खर्च। आपकी बहन ने कहा, छोड़ो माँ, भाभी के तो नाटक हैं। आखिर इन्हें सुबह सुबह छत पर जाना ही क्यों था? दोनों मुझे सुनाती रहीं पर मेरी हालत पर तरस नहीं खाया। मैंने अपने पैर पर मरहम लगाई और जैसे तैसे अपने बच्चों के लिए रोटी बनाई। कैसे भूल जाऊं मैं वो दिन, वो तो भरा हो पड़ोस में रहने वाली मंजू भाभी का। जब उन्हें दूसरे दिन मेरी हालत का पता चला तो वही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं और मेरे बच्चों को तो वक्त का खाना बनाकर खिलाया। ऐसी सास ननद के होने से अच्छा सास ननद ना हो। बहू अब तू कुछ ज़्यादा बोल रही है, अलका जी कहती। तभी विनोद कहता, माँ अब तो कुछ शर्म करो। इतना सुन अलका जी अपनी आंखें शर्म से झुका लेती और विनोद वहाँ से चला जाता। तब प्रज्ञा कहती, माँ जी आपकी बेटी के ना हाथ टूटे हैं ना पैर, तो वह अपने घर का काम आसानी से कर सकती हैं और इतनी चिंता है अपनी बेटी की तो जाकर खुद मदद कर दीजिए, वरना पैसे देकर नई नौकरानी रखा दीजिए। आपके पास भूखे नाते नाता के लिए भरे पैसे ना हों पर अपनी बेटी के लिए तो बहुत है ना, तो पैसे देकर नौकरानी रखा दीजिए। आपके होते हुए नौकरानी की क्या ज़रूरत भाभी, बहुत हो गया आपका नाटक, अब चलकर मेरे घर का काम कीजिए। आते हुए छवि कहती और प्रज्ञा का हाथ पकड़ के ले जाने लगती। तभी विनोद की आवाज़ आती, छवि अपनी सीमा में रहो वरना मैं वो कर बैठूंगा जो मुझे करना नहीं चाहिए। भैया आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं? छवि रोने का नाटक करते हुए कहती। तब विनोद कहता, छवि तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले हैं तो अच्छा होगा तुम घर जाओ, और तुम्हारी भाभी के पास बहुत काम है, वह तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकती। छवि वहाँ से चली जाती। आज प्रज्ञा को अच्छा लगता जब उसका पति उसका साथ देता। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।